जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का टॉपिक है फंडामेंटल राइट, जिसमें कि हमने आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी कर लिया है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 कर लिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 24 हमने कर लिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28 हमने किया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 टू 30 हमने कर लिया है। पर इसमें 31 से लेकर 31D तक भी हमने किया है। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आज का टॉपिक है आर्टिकल 32 से लेकर 35, जो कि लास्ट टॉपिक है। इसी के अंदर हम जानेंगे कि रिट क्या होता है, सब कुछ हम इसी के अंदर जानेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। आप इसको खुद से खुद पढ़िए, हम सीधा इसको हिंदी में बताते हैं। आर्टिकल 32 बोल रहा है कि आप किस अधिकार के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसा कि प्रोसेस आप जानते हैं कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाइए, फिर वहां से आप उसके अपर में जाइए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट आप जाइए। ये एक तरह से प्रोसेस है। पर अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना बाय दिस पार्ट, यानी बाय दिस पार्ट का मतलब पार्ट 3, यानी पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट जो गारंटेड किया गया है, अगर उसका वायलेशन आपका होता है, आपको उसको इन्फोर्स करवाना है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में कहा गया है। और एक चीज आर्टिकल 226, ये हाई कोर्ट को भी पावर है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, यानी कि आप स्किप कर सकते हैं लोअर कोर्टों को अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तब। और यहाँ पर एक डिफरेंस है 226 और 32 में कि इसमें सिर्फ आप फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं, और उसमें क्या है, उसके पास एक हाई कोर्ट के पास एक अलग भी पावर है कि वो सिर्फ रिट ही नहीं और भी कुछ जो भी उसको अदर स्पेशल कुछ उसके पास पावर है, अगर उसको सही लगता है तो उसके लिए भी रिट वो इशू कर सकता है। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए इशू करेगा। हालांकि हमारा टॉपिक अभी सिर्फ 32 है, तो हम सिर्फ 32 अभी जानते हैं। 32 में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, किसके लिए, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। अब 2 है, 2 बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, वो क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है। रिट 5 तरीके का होता है। एक हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, क्यू वारंटो एंड सिटिरियो। इसमें ये 5 तरीके का है। तो आइए पहले हम इस पांचों को जानते हैं कि ये क्या है। हैबस कॉर्पस, हैबस कॉर्पस का जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। मतलब अब जानिए हिंदी में कि अगर कोई व्यक्ति को इलीगली डिटेन्ड कर लिया जाता है, मतलब इलीगली पकड़कर बंधक बनाया जाता है किसी अधिकारी, किसी के भी द्वारा, मतलब अधिकारी के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस जो है वो रिट ऑर्डर करेगी, यानी कि हैबियस कॉर्पस के टर्म में वो ऑर्डर करेगी कि उस व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए जिस व्यक्ति को आपने पकड़ कर रखा है, यानी कि प्रोड्यूस किया जाए मेरे सामने उस बॉडी को जिस पर आरोप है कि उसने इलीगली उसको पकड़ कर रखा है। जिस बॉडी को वो इलीगली जिस बॉडी को पकड़ कर रखा है उस बॉडी को कोर्ट के सामने लाया जाए। किस कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसके बाद आता है मैंडेमस, यानी कि हैबस कॉर्पस समझ गए कि आर्बिट्री जो अरेस्ट है, इलीगली जो डिटेन किया जाता है व्यक्ति को, उस कंडीशन में हैबस कॉर्पस का रिट ऑर्डर होता है, कोर्ट करता है अगर आप कोर्ट के पास जाते हैं तो। उसके बाद मैंडेमस, मैंडेमस जो है ये पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ किया जाता है, यानी कि मैंडेमस पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ किया जाता है। जैसे कि कोई काम करने के लिए जो बड़ा कोर्ट है, वो छोटे कोर्ट को ऑर्डर कर सकता है कि ये काम तुम करो या ये काम तुम मत करो। ये कोर्ट में भी हो सकता है, लोअर कोर्ट को भी कर सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट उसके नीचे, उससे नीचे कोर्ट को कर सकता है। मैंडेमस रिट के द्वारा बोल सकता है कि तुम ये काम करो या ना करो। लेकिन मैंडेमस हमेशा सरकारी ही व्यक्ति के, यानी पब्लिक अथॉरिटी के ही खिलाफ जाता है, यानी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर देने के लिए मैंडेमस का रिट ऑर्डर होता है। जैसे कि और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसके लिए मैंडेमस जो रिट है वो ऑर्डर किया जा सकता है और होता है। जैसे कि कोई इलीगल थिंग है, किसी ने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पर बना लिया, कोई मकान बना लिया या कुछ भी बना लिया, उससे रास्ता बंद हो गया, लोगों को आने जाने का जो सुविधा है वो खराब हो गया। तो अब इस कंडीशन में अगर कोई बात जाता है कोर्ट के पास, तो कोर्ट कौन सा, मैंडेमस रिट का ऑर्डर करेगी और पब्लिक अथॉरिटी को बोलेगी, यानी कि जो सीओ होगा, जो एसडीओ होगा या डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होगा, उन लोगों को बोला जाएगा कि ये जो चीज़ है, जो पब्लिक जो अपना काम आप कीजिए, यानी कि उस सरकारी प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए भी मैंडेमस का रिट ऑर्डर किया जा सकता है। आई होप समझ गए होंगे मैंडेमस। उसके बाद प्रोहिबिटेशन, इसमें क्या है ना कि ये रोकता है, कोई हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को रोकेगा कि ये काम नहीं करना है। मैंडेमस में क्या था कि करना है कि नहीं करना है,
मतलब एक तरह से उसको बोला जाता था कि करो या ना करो, लेकिन प्रोविजन में क्या है कि ये रोक देता है कोर्ट को कि ये काम करना ही नहीं है। अब किसी का ट्रायल चल रहा है, किसी का प्रोसीडिंग चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट के नज़र में ये बात है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये जो केस है ये हम खुद देखेंगे, ये व्यक्ति जो ये लोअर कोर्ट है ये केस नहीं देख सकता, तो वो क्या करेगा, प्रोहिबिटेड कर देगा उसको, रिट देकर ऑर्डर करेगा, इस प्रोहिबिटेड रिट से ऑर्डर करेगा कि अब तुम यहाँ इस केस को यहाँ पर छोड़ दो, अब तुम इस केस को नहीं देख सकते, और केस चल जाएगा कहाँ, जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट चाहे वहाँ। उसके बाद इसी से ये हमने क्या पढ़ा कि ये ड्यूरिंग ट्रायल था, यानी कि कोई काम प्रोसेस में है तब कौन सा रिट है, प्रोहिबिटेशन का रिट फाइल होगा। अब सिरिटेरियो जो है ये कब फाइल होगा, ये फाइल होगा, सॉरी फाइल नहीं होगा, ये ऑर्डर होगा कब, जब जजमेंट आ गया, जब जजमेंट आया और जजमेंट में जजमेंट हो गया। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि ये जो जजमेंट है ये तो इसके मतलब इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, जुडिक्शन ही नहीं है इसका, ये ज़बरदस्ती अपने जुडिक्शन में लेकर जजमेंट दे दिया। तो इस कंडीशन में सिरिटेरियो का रिट फाइल होता है और उस केस को अपने पास मंगवा लिया जाता है, यानी ट्रांसफ़र हो जाता है केस का सीधा सुप्रीम कोर्ट में। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक बच गया, क्यू वारेंटो। क्यू वारेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी, यानी कि किस अधिकार से आप जो कोई काम कर रहे हैं उसका क्या अधिकार है। अब मान के चलिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या किया, किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, हाँ, और उसका चालान काट दिया, ठीक है, और वहाँ का जो 10 आदमी, दबंग टाइप का आदमी है, 10 आदमी है, 15 आदमी है, तो अब उससे पूछा जाएगा, तो आप अगर ये रिट फाइल करके पूछा जाएगा कि किस अथॉरिटी से आपने ऐसा किया। जैसे कि अब कोई हवलदार है, ठीक है, एक सिंगल स्टार, ASI भी नहीं है, सिंगल स्टार, वो आपके गाड़ी का 1 लाख का चालान काट दिया, तो वहाँ पर रिट फाइल होगा कि आपने काटा कैसे, आपके पास क्या अथॉरिटी था, क्या आपके पास पावर था जो आपने ऐसा कर दिया। तो अपने पावर से कोई बढ़कर अगर काम करता है तो उससे पूछा जाता है किस अधिकार से आपने ऐसा किया, किस अथॉरिटी से आपने ऐसा किया, उसको अथॉरिटी बताना पड़ेगा। अथॉरिटी बताए तो ठीक, नहीं तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई चलती है, ठीक है। उसके बाद आई होप ये पांचों क्लियर हो गया होगा, 1 2 3 4 5, पांचों क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थर्ड बोल रहा है, थर्ड आप पढ़िए इसको, क्लॉज 1 और 2 में जो हमने पढ़ा है उसको छोड़कर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट किसी भी लोकल लिमिट के अंदर किसी भी जुडिक्शंस को इम्पावर कर सकती है किसी दूसरे कोर्ट को कि उसको रिट का अधिकार दिया जाए, यानी कि वो भी रिट इशू कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के जो पावर है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए वो दूसरे कोर्ट को भी इम्पावर कर सकती है बर्डन कम करने के लिए, ठीक है। ये पार्लियामेंट का पावर है एक कि वो किसी को भी रिट जुडिक्शन दे सकती है। उसके बाद 4 में आते हैं। 4 बोल रहा है कि ये जो गारंटीड है, आप याद रखिए कि आर्टिकल 32 जो है वो भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए ही सिर्फ यूज़ नहीं होता, वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट है। तो वो सस्पेंड नहीं होगा। कब तक सस्पेंड नहीं होगा? जब तक कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो ऐसा कोई लॉ प्रोवाइड नहीं किया गया हो, तब तक। जब प्रोवाइड कराया गया है तो उस कंडीशन में सस्पेंड होगा, अदरवाइज वो सस्पेंड नहीं होगा। उसके बाद ये रिपील कर दिया गया 32 से। अब आते हैं 33 पे। 33 में क्या है, आर्मी वालों के लिए, पहले आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। पढ़ने के बाद हम सीधा हिंदी पर आते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो मेरा लैंग्वेज पूरा बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, आपको पूरा ही समझ आएगा। तो इसमें कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो मॉडिफाई कर सकता है किसको, उस राइट्स को जो इस पार्ट 3 में दिया गया है। अब किसके खिलाफ मॉडिफाई कर सकता है ये देखना होगा, किसके खिलाफ कर सकता है। तो वो जो मतलब कर्टेल कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है कि किसको कितना राइट देना है, ठीक है। ये प्राइवेट पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ इन देयर एप्लीकेशन टू, अब जो हम नीचे पढ़ेंगे ना, इसके लिए, ठीक है, ये जो पार्लियामेंट है इसके पास ये पावर है कि ये इन लोगों का फंडामेंटल राइट जो है वो कर्टेल कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है, ठीक है, उसमें बदलाव कर सकता है। किसी प्राइवेट पर्सन का नहीं, जितना पर्सन यहाँ पर मेंशन है बस उतने ही पर्सन का। आर्म फोर्स का जो मेंबर है उसका जो फंडामेंटल राइट होगा उसको कर्टेल किया जा सकता है, उसको लिमिटेड किया जा सकता है, उसको बार्ड किया जा सकता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। कैसे? कोई एक्ट बनाकर। अब आर्म फोर्स के अंदर सभी फोर्स आ जाता है, नेवी, एयरफोर्स, BSF, SSB, जितना भी आर्म फोर्स है जो कि फाइट करता है इंडिया के अंदर, उन सब
सब आर्म फोर्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद बी में है कि विथ द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पुलिस या कोई भी सर्विस जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करता है, ठीक है, जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करता है, तो जनरली कौन करता है? पुलिस ही करता है। तो पुलिस के पास पुलिस का भी जो फंडामेंटल राइट है वो भी कर्टेल हो सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक्ट बनाकर कर सकता है, यानी पुलिस एक्ट होगा, आर्मी का आर्मी एक्ट होगा। तो इस तरीके का जो एक्ट है, तो इसके द्वारा उन लोगों का फंडामेंटल राइट कर्टेल किया जा सकता है और किया ही जाता है। जैसे कि आर्मी में है, तो आर्मी में फंडामेंटल राइट टू स्पीच जो है वो उन लोगों का नहीं है, और भी राइट टू एसोसिएशन है वो भी नहीं है। इन तरीके का जो फंडामेंटल राइट है उसको कर्टेल कर दिया जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो मोटिव है वो ये है कि अगर कोई आर्मी वाला है, अब वो लड़ाई कर रहा है बॉर्डर पर, अब वो बोल दे, क्योंकि जो लड़ाई कर रहा है उसको दिक्कतें आ सकती है, उसके साथ बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, तो अब वो बोल देगा नहीं मेरा फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है। तो इस सब चक्कर में वो वीडियो बनाकर यूट्यूब पर देने लगे। छोटा मोटा यूट्यूब पे वीडियो देने के लिए उसके लिए दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि वो बॉर्डर ही शेयर कर दे, पूरा बॉर्डर का ही वीडियो बना दे, जितना उसके पास हथियार है वो पूरे हथियार का ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर दे दे कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, या अपना जो भी उसका राज है वो बोल दे राइट टू स्पीच के अंदर। तो इस सब तरीके के अंदर अगर वो ऐसा करता है, इसीलिए उसके राइट्स को, फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ए बी क्लियर है। सी बोल रहा है कि ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इस किसी भी इंटेलिजेंस जो काउंटर इंटेलिजेंस का है, जो कि स्टेट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जैसे कि आपका मान के चलिए रॉ हो गया, सीबीआई हो गया, जो भी इंटेलिजेंस है इंडिया का, ठीक है, स्टेट का, जो स्टेट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, जो भी इंटेलिजेंस है यानी खुफिया विभाग है, वो उन लोगों पर ये लागू होता है। उनका जो फंडामेंटल राइट है वो भी पार्लियामेंट लॉ बनाकर मॉडिफाइड या कर्टेल कर सकता है। फिर डी में है कि जितना भी हमने एबीसी में पढ़ा उसमें जो टेलीकम्युनिकेशन में जो है अब तो यही विस्फोट कर देता है। ठीक है, यानी कि जो समाचार है, यानी कि जैसे मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मैसेज हो गया, इस सब तरीके का जो कम्युनिकेशन है, और जो एबीसी में हमने पढ़ा था आर्म फोर्स और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाला हर एक व्यक्ति, इंटेलिजेंस, ये जो तीनों है, इन तीनों में जो काम कर रहा है, इन तीनों से रिलेटेड जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में इम्प्लॉयड है, तो उसका भी फंडामेंटल राइट कर्टेल किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है, लिमिटेड किया जा सकता है, बार्ड किया जा सकता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, क्या बना के? एक्ट बना के। और इसमें देखिए लास्ट में वही लिखा है, बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेट सो एज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। ठीक है, रिस्ट्रिकेट कर सकता है क्योंकि उनका जो अपना ड्यूटी है वो डिस्चार्ज करने में उनको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, 34 यानी आर्टिकल 34, ये इंपॉर्टेंट है, मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ के बारे में बात करता है, आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ वो लॉ, हालांकि इसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिकल 34 में दिया गया है। मार्शल लॉ वो लॉ है जो कि जिस एरिया में मार्शल लॉ लागू हो जाता है उस एरिया में पूरा पावर जो है वो किसको दे दिया जाता है? आर्मी को दे दिया जाता है। यानी कि उस एरिया में गवर्नमेंट भी सस्पेंड रहती है, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, कोई भी हो, सब, चाहे उसका सिविल अथॉरिटी हो। ठीक है, मार्शल लॉ हम बता रहे हैं कि वो क्या है, जितना भी सिविल है, पुलिस हो गया चाहे जो भी हो गया, ये सब का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो आर्मी है, आर्मी के हाथ में पावर चल जाता है। और यहाँ पर 34 में दिया गया है कि अगर मार्शल लॉ कहीं पर लागू हो गया, ठीक है, मार्शल लॉ कहीं पर लागू हो गया, तब मतलब ये लागू होता क्यों है पहले आप ये जानिए। कहीं पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया, अब वो अलग देश का मांग करने लगा कि नहीं हमको अलग देश चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, लेकिन अब वो कंट्रोल से बाहर हो गए, उनके पास हथियार हैं। नेशनल इमरजेंसी अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, वहाँ पर 2021 जो है वो लागू होता है फंडामेंटल राइट पर, यहाँ पर वो भी सस्पेंड हो जाता है। मार्शल लॉ का सीधा मतलब है मारो, काटो, कुछ भी करो, लेकिन कंट्रोल करो। ये आर्मी का पावर है, उसको कंट्रोल करो, उस एरिया को, जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, चाहे जैसे भी करो। तो उस मार्शल लॉ के दौरान अगर कोई व्यक्ति को, जो उसके पास में वो पावर है, ठीक है, जो आर्मी वाला है, जो भी अथॉरिटी के पास मार्शल लॉ का पावर है, वो अथॉरिटी, जो भी पर्सन है, वो मार्शल लॉ को मेंटेन करने के लिए, यानी कि मेंटेनेंस करने के लिए, वो किसी व्यक्ति को, ठीक है, मार देता है, कोई पनिशमेंट दे देता है, कुछ भी करता है, ठीक है, जिस एरिया में वो मार्शल लॉ लागू है, तो उसको माफ़ करना पड़ेगा। यानी कि वो मतलब माफ़ी है। अगर मार्शल लॉ के दौरान
कोई भी अथॉरिटी जिसके पास वो मार्शल लॉ यानी इंडियन आर्मी, तो आर्मी अगर कुछ भी गलत करता है, किसी को मार देता है, काट देता है, फेंक देता है, वो अलग बात है। तो वो अगर उस कनेक्शन में किया हुआ कोई भी काम जो है वो सही ही होगा, उसके लिए बाद में आप उसको सजा नहीं दे सकते कि तुमने उस व्यक्ति को क्यों मारा, तुमने उस व्यक्ति को क्यों ऐसा किया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 35 बोलता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। अब आप पूरा पढ़ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लॉ है, ठीक है, जो पार्लियामेंट बनाएगा, लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। लेजिस्लेचर के पास पावर ही नहीं है। लेजिस्लेचर शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज, ठीक है, पार्लियामेंट शैल हैव, उसके पास ही पावर है कि वो लॉ बना सके। किस रिस्पेक्ट में? अब देखिए ए का सब क्लॉज 1, इसमें कहा जा रहा है आर्टिकल 16 क्लॉज 3। पहले बात, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि अगर किसी को रेसिडेंस के बेस पर अगर आपको रिजर्वेशन देना है कि मतलब जैसे कि बिहार में कोई फॉर्म निकला, ठीक है, तो बिहार वाले को इतना रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये कौन करेगा? या सेंट्रल का अगर कोई फॉर्म निकला तो इसमें कितना प्रतिशत बिहार होगा, बिहार का व्यक्ति होगा, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। स्टेट डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके स्टेट में कितना जॉब वो स्टेट को देगा। ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन सेंट्रल का है, यानी पार्लियामेंट का है। स्टेट लेजिस्लेचर इसको डिसाइड नहीं कर सकता कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा उसके एरिया में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 32 हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 हमने पढ़ा मार्शल लॉ, ये सब हमने पढ़ लिया। इन सब पर जो लॉ बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा बनेगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर किस चीज़ पर फंडामेंटल राइट के अंदर लॉ नहीं बना सकता। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 32 क्लॉज 3, 33, 34 के अंदर वो लॉ नहीं बना सकता। कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद 2 है फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी एन ऑफेंस अंडर दिस पार्ट। अब इस पार्ट के अंदर यानी फंडामेंटल राइट के अंदर जो भी ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है कि ये ऑफेंस है, ठीक है, तो अब मान के चलिए ऑफेंस कैसा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, 23 ये मानव को पकड़ लेना, उसका तस्करी करना, तो ये सब जो एक तरह से ऑफेंस है, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट माना जाता है इन सबको, ठीक है। अनटचेबिलिटी हो गया, ये सब माना जाता है। तो इसके लिए जिससे जो भी लॉ है, ठीक है, जितना भी पनिशमेंट है वो कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा कि उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा। उसके बाद ये एंड पार्लियामेंट, यहाँ पर लिखा गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उसके बाद जितना जल्द से जल्द हो सके वो पनिशमेंट जो है, जो कि सब क्लॉज 2 में दिया गया है, उसको बना दिया जाए, ठीक है। उसके बाद बी आप पढ़िए। बी थोड़ा बड़ा है लेकिन बस एक ही बात ये बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने से पहले, ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका 26 जनवरी 1950 में था, लागू हुआ, तो उससे पहले जो लॉ था वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। कब तक मेंटेन रहेगा? तब तक मेंटेन रहेगा जब तक 372 के अंदर उसको अमेंड ना कर दिया जाए, अल्टर ना कर दिया जाए, रिपील्ड ना कर दिया जाए। तब तक वो लॉ, जो ऐसे नहीं है कि हमारा अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, नहीं, उससे पहले जो लॉ था अगर उसको रिपील्ड नहीं किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, या अमेंड नहीं किया गया है, या अल्टर नहीं किया गया है, तो वो लॉ भी लागू होगा, जैसे लागू होगा जैसे कि वो इंडिया का लॉ हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हमारा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में हम जो इम्पोर्टेंट होगा, सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वही टॉपिक हम फिर स्टार्ट करेंगे।